जब हम किसी व्यक्ति को पैसों से जुड़ा हुआ निर्णय लेते हुए देखते हैं, तो अक्सर बहुत जल्दी निष्कर्ष निकाल लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी सारी बचत बैंक में रखता है, तो हम कहते हैं कि उसमें जोखिम लेने की हिम्मत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपनी अधिकांश पूंजी शेयर मार्केट में लगा देता है, तो हम उसे लापरवाह कह देते हैं। यदि कोई महंगी कार खरीद लेता है, तो हम उसे दिखावटी समझ लेते हैं। यदि कोई करोड़पति होकर भी साधारण कपड़े पहने तो हम उसे कंजूस कह देते हैं। इस चैप्टर को समझने से पहले थोड़ा लेखक के बारे में जान लेते हैं। इस पुस्तक के लेखक मॉर्गन हाउसल हैं। वे एक जाने माने वित्तीय लेखक, निवेशक और एक व्यवहारिक वित्त पर लिखने वाले विचारक हैं। उन्होंने कई वर्षों तक निवेश, अर्थव्यवस्था और मानव व्यवहार पर लेख लिखे हैं। उनकी खास बात यह है कि वे शेयर बाजार के कठिन सिद्धांतों की बजाय इस बात पर ज़्यादा जोर देते हैं कि आखिर इंसान पैसों के बारे में सोचता कैसे है और निर्णय कैसे लेता है। उनका मानना है कि अधिकतर लोग पैसे इसलिए नहीं खोते क्योंकि उन्हें मैथ नहीं आती, गणित में कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपने डर, लालच, अधीरता और भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते। द साइकोलॉजी ऑफ मनी पहली बार 2020 में प्रकाशित हुई थी। कुछ ही समय में दुनिया की सबसे लोकप्रिय पर्सनल फाइनेंस पुस्तकों में शामिल हो गई। इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी है और इसका कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। लेकिन इस पुस्तक की सबसे खास बात यह है कि यह आपको अमीर बनने के फार्मूले नहीं सिखाती। यह आपको यह समझाती है कि पैसों के बारे में सही सोच कैसे विकसित की जाए। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि पैसे का खेल केवल गणित का खेल नहीं है, बल्कि यह मानव व्यवहार, भावनाओं और मनोविज्ञान का खेल है। इसी विचार को समझने के लिए उन्होंने इस पुस्तक को छोटे-छोटे अध्यायों में बांटा, जहां हर अध्याय पैसे से जुड़ी हमारी किसी एक मानसिक आदत या भ्रम को समझाता है। लेखक का कहना है कि अगर हम किसी व्यक्ति के पूरे जीवन, उसके अनुभवों और उसकी परिस्थितियों को समझ लें, तो शायद उसका निर्णय हमें बिल्कुल उचित लगने लगे। यहीं से अध्याय की शुरुआत होती है और यहीं इस पूरे अध्याय का मूल विचार भी है। लेखक का कहना है कि अगर हर व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों के अनुसार निर्णय लेता है, बाहर से जो निर्णय हमें अजीब या गलत लगता है, वही निर्णय उस व्यक्ति के लिए पूरी तरह उचित हो सकता है। पैसे के बारे में हमारी सोच कहाँ से बनती है? हम में बहुत कम लोगों ने पैसे के बारे में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की है। स्कूल या कॉलेज हमें यह नहीं सिखाता कि पैसे को कैसे संभालना है, जोखिम कैसे समझना या निवेश करना है। इसलिए हमारी आर्थिक सोच मुख्य 3 चीज़ों से बनती है। बचपन में परिवार को देखकर, समाज और आसपास के लोगों को देखकर, अपने व्यक्तिगत अनुभवों से। यही अनुभव धीरे-धीरे हमारी मान्यताएं बन जाते हैं। यदि किसी बच्चे ने बचपन में अपने माता-पिता को हर महीने पैसों के लिए संघर्ष करते देखा है, तो उसके भीतर सुरक्षा की भावना सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है। वह नौकरी, बचत और स्थिर आय को प्राथमिकता देगा और दूसरी ओर यदि किसी व्यक्ति ने अपने परिवार को व्यवसाय करके सफल होते देखा है, तो उसके लिए जोखिम लेना सामान्य बात होगी। दोनों की सोच अलग है, लेकिन दोनों अपने अनुभवों के आधार पर सही हैं। अनुभव ज्ञान से अधिक प्रभावशाली होता है। मान लीजिए 2 लोगों को निवेश पर एक जैसी किताब पढ़ने को दी जाए। दोनों किताब समझ भी लें, फिर भी संभव है कि उनके निर्णय अलग हों, क्योंकि निर्णय केवल जानकारी से नहीं बनते। निर्णय उस जानकारी की व्याख्या से बनते हैं और उस व्याख्या को हमारे पुराने अनुभव प्रभावित करते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने पहले शेयर बाजार में पैसा खोया है, तो वह भविष्य में अच्छी कंपनियों में भी निवेश करने से डर सकता है। वही जिसने पहले लाभ कमाया है, वह अधिक आत्मविश्वास महसूस करेगा। दोनों के पास एक जैसी जानकारी है, लेकिन अनुभव अलग है। हर व्यक्ति दुनिया का केवल एक छोटा हिस्सा देखता है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी पूरी दुनिया का
बहुत छोटा हिस्सा है। हम जिन घटनाओं से गुजरे हैं, वे अरबों लोगों के अनुभवों का एक छोटा सा नमूना है। फिर भी हमारा दिमाग मान लेता है, जो हमने देखा है वही वास्तविकता है। यही कारण है कि अलग-अलग देशों, अलग-अलग पीढ़ियों और अलग-अलग परिवारों के लोगों की आर्थिक सोच अलग होती है। कोई व्यक्ति कहेगा, जमीन से बेहतर निवेश कुछ नहीं। दूसरा कहेगा, शेयर बाजार सबसे अच्छा है। तीसरा कहेगा, सिर्फ अपना व्यवसाय सुरक्षित है। इसमें से कोई भी पूरी तरह सही या गलत नहीं है। हर व्यक्ति अपने सीमित अनुभव के आधार पर निष्कर्ष निकाल रहा है। समय भी हमारी सोच को बदल देता है। जिस व्यक्ति ने आर्थिक मंदी देखी हो, वह पैसे को अलग नज़र से देखेगा। जिसने तेजी वाला बाजार देखा है, उसकी सोच अलग होगी। जिसने महंगाई का कठिन समय झेला है, वह बचत को अधिक महत्व देगा। जिसने हमेशा बढ़ती आय देखी है, वह खर्च करने में सहज रहेगा। इसलिए अलग-अलग उम्र के लोग अक्सर एक दूसरे की आर्थिक सोच को नहीं समझ पाते। भावनाएं आर्थिक निर्णयों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। हम सोचते हैं कि पैसों के मामले में पूरी तरह तर्कसंगत होते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि डर, लालच, आशा, ईर्ष्या, पछतावा और आत्मविश्वास जैसे भाव हमारी सोच को लगातार प्रभावित करते रहते हैं। जब बाजार ऊपर आता है, तो लोगों को लगता है कि यह हमेशा ऊपर ही जाएगा, और जब बाजार नीचे गिरता है, तो वही लोग सोचने लगते हैं कि अब सब खत्म हो गया। तथ्य बहुत कम बदलते हैं, लेकिन भावनाएं बार-बार बदलती हैं। इसलिए आर्थिक निर्णय केवल गणित नहीं, यह मनोविज्ञान भी है। दूसरे लोगों को देखकर निर्णय लेना खतरनाक हो सकता है। बहुत बार हम दूसरों की सफलता देखकर उनकी नकल करते हैं, लेकिन हम उनकी पूरी कहानी नहीं समझ पाते। हमें यह नहीं पता कि उन्होंने कितना जोखिम लिया, कितनी बार असफल हुए, कितने वर्षों तक संघर्ष किया, या उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। हम केवल परिणाम देखते हैं। परिणाम देखकर निर्णय लेना आसान है, लेकिन परिणाम के पीछे की यात्रा दिखाई नहीं देती। लोग अलग-अलग खेल खेल रहे होते हैं कि हर व्यक्ति का लक्ष्य भी अलग होता है। किसी का उद्देश्य जल्दी पैसा कमाना है, किसी का उद्देश्य परिवार की सुरक्षा, कोई स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है, कोई प्रतिष्ठा चाहता है। यदि लक्ष्य अलग है, तो निर्णय भी अलग होंगे। इसलिए एक व्यक्ति का सही निर्णय दूसरे व्यक्ति के लिए गलत साबित हो सकता है। सबसे बड़ी गलती लेखक के अनुसार यह है कि मान लेना कि जो निर्णय मेरे लिए सही है, वो सभी के लिए सही होगा। वास्तव में आर्थिक निर्णय हमेशा व्यक्ति की परिस्थितियों, अनुभवों, जिम्मेदारियों, उम्र, लक्ष्य और स्वभाव के अनुसार बदलते हैं। यही कारण है कि पैसों को समझने के लिए केवल अर्थशास्त्र नहीं, बल्कि मानव व्यवहार को समझना भी आवश्यक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति कौन है, तो शायद आप किसी बड़े उद्योगपति, निवेशक या खिलाड़ी का नाम लेंगे। लेकिन क्या उनकी सफलता केवल उनकी मेहनत का परिणाम है? और दूसरी तरफ जो लोग असफल हुए, क्या वे सभी आलसी या अयोग्य थे? हम अक्सर सफलता का पूरा श्रेय मेहनत और असफलता का पूरा दोष व्यक्ति को दे देते हैं। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। इस किताब में लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। वे कहते हैं कि हर सफलता में मेहनत के साथ कुछ मात्रा में किस्मत भी होती है, और हर असफलता में गलतियों के साथ कुछ मात्रा में जोखिम और परिस्थितियों का भी योगदान होता है। यदि हम इस सच्चाई को नहीं समझते, तो हम लोगों को और समय दोनों के बारे में गलत निष्कर्ष निकाल सकते हैं।
सफलता केवल मेहनत का परिणाम नहीं होती। हम सभी जो है मानना पसंद करते हैं कि कोई व्यक्ति सफल हुआ तो उसने सही फैसले लिए होंगे। लेकिन सोचिए, दो लोग एक जैसा व्यवसाय शुरू करते हैं, दोनों मेहनत करते हैं, दोनों ईमानदारी से काम भी करते हैं, फिर भी एक बहुत सफल हो जाता है, दूसरा संघर्ष करता रह जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सफलता पर मेहनत का नहीं, बल्कि सही समय, सही अवसर, सही लोगों से मिलना, बाजार की स्थिति और कई ऐसी चीज़ों का प्रभाव होता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। यही किस्मत का हिस्सा है। असफलता का मतलब हमेशा योग्यता नहीं होता। इसी तरह असफल व्यक्ति को देखकर यह मान लेना कि उसने कुछ गलत ही किया होगा, यह भी सही नहीं। कई बार व्यक्ति सही निर्णय लेता है, लेकिन परिस्थितियां उसके खिलाफ चली जाती हैं। कभी आर्थिक मंदी आ जाती है, कभी अचानक कोई नई तकनीक पुराने व्यवसाय को समाप्त कर देती है, कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्या जीवन की दिशा बदल देती है। इन सभी परिस्थितियों को हम पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए केवल परिणाम देखकर व्यक्ति की क्षमता का निर्णय नहीं करना चाहिए। हम कहानियों से प्रभावित हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति सफल होता है, तो लोग उनकी कहानी सुनाना पसंद करते हैं। फिर उनकी सफलता की हर घटना को एक नियम बना दिया जाता है। लोग कहते हैं उन्होंने सुबह 4 बजे उठना शुरू किया इसलिए सफल हुए। उन्होंने नौकरी छोड़ दी इसलिए सफल हुए। उन्होंने यह आदत अपनाई इसलिए अमीर बन गए। लेकिन सच्चाई यह है कि उसी समय हजारों लोग वही सब कर रहे थे और सफल नहीं हुए। फर्क केवल आदतों का नहीं है, फर्क परिस्थिति और अवसरों का भी है। एक ही घटना में जीवन बदल सकता है। कभी-कभी जीवन में एक छोटी सी घटना पूरी दिशा बदल देती है। किसी सही व्यक्ति से मुलाकात, किसी अवसर का मिल जाना, किसी दुर्घटना का हो जाना, किसी गलत समय पर गलत जगह होना, इनमें से कोई भी घटना भविष्य बदल सकती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि जीवन पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं है। सफलता से घमंड और असफलता से निराशा, दोनों से बचिए। यदि हम मान लें कि हमारी सफलता केवल हमारी योग्यता का परिणाम है, तो धीरे-धीरे अहंकार बढ़ने लगता है। और यदि हम हर असफलता का दोष खुद को देने लगते हैं, तो आत्मविश्वास टूट सकता है। दोनों ही स्थितियां नुकसानदायक है। सही दृष्टिकोण यह है कि जहां मेहनत का श्रेय लें, वहीं यह भी स्वीकार करें कि कुछ परिस्थितियां हमारे पक्ष में थी, और जहां गलती हुई हो उसे तो सुधारें, लेकिन असफलता को अपनी पूरी पहचान मत बना लें। दूसरे लोगों को देखकर जल्द निष्कर्ष मत निकालिए। हम अक्सर सोशल मीडिया पर किसी सफल व्यक्ति को देखकर सोचते हैं, अगर उसने किया है तो मैं भी बिल्कुल उसी रास्ते से कर सकता हूँ। लेकिन हमें उनकी पूरी यात्रा नहीं दिखती। हमें यह नहीं पता कि उसे कौन से अवसर मिले, किस समय उसने शुरुआत की, किन लोगों का सहयोग मिला और किन जोखिम से वह बच गया। हम केवल परिणाम देखते हैं। इसलिए किसी की सफलता की नकल करने से पहले उसकी परिस्थितियों को समझना जरूरी है। जोखिम हमेशा दिखाई नहीं देता। जब कोई विमान सुरक्षित उतर जाता है, तो हम पायलट की तारीफ करते हैं, लेकिन उसी उड़ान में कितना जोखिम था, यह हमें कभी दिखाई नहीं देता। इसी तरह निवेश, व्यवसाय और जीवन में कई जोखिम ऐसे होते हैं जो सामने नहीं दिखते। कई बार लोग सफल इसलिए नहीं होते कि उन्होंने हर बार सही निर्णय लिया, बल्कि इसलिए क्योंकि वे उन बड़े जोखिमों से बच गए जो दूसरों को दिखाई ही नहीं दिए। इस चैप्टर का उद्देश्य हमें मेहनत से रोकना नहीं है, बल्कि यह सिखाना है कि जीवन को अधिक विनम्रता और संतुलित दृष्टि से देखें।
जब आप सफल हों तो याद रखें कि आपके प्रयासों के साथ कुछ परिस्थितियां भी आपके पक्ष में थी। जब आप असफल होते हैं तो याद रखें कि हर चीज़ आपके नियंत्रण में नहीं थी। और जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से मूल्यांकन करें तो केवल उनके परिणाम को देखकर निर्णय मत लें। उसकी पूरी कहानी को जाने बिना कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि जीवन में मेहनत आवश्यक है, लेकिन सफलता और असफलता को समझने के लिए किस्मत, जोखिम और परिस्थितियों की भूमिका को स्वीकार करना भी उतना ही आवश्यक है। यही समझ हमें अधिक संतुलित, विनम्र और बेहतर निर्णय वाला व्यक्ति बनाती है। कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए थे। उसने सोचा कि अगर मेरे पास 10 लाख हो जाएं, तो मैं पूरी तरह संतुष्ट हो जाऊंगा। कुछ वर्षों के बाद उसके पास 10 लाख आ गए, लेकिन अब उसका लक्ष्य 1 करोड़ हो गया। जब 1 करोड़ मिल गया, तो उसे 10 करोड़ कम लगने लगे और यह सिलसिला कभी खत्म ही नहीं हुआ। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों इंसान के पास जितना आता है, उससे थोड़े समय बाद वह सामान्य लगने लगता है? पर्याप्त की कोई सीमा नहीं होती है। मनुष्य की इच्छाएं स्थिर नहीं होती। जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी अपेक्षाएं भी बढ़ने लगती हैं। जो चीज़ कभी सपना लगती थी, वही कुछ समय बाद सामान्य लगने लगती है। यही कारण है कि केवल अधिक पैसा कमा लेना हमेशा अधिक संतोष की गारंटी नहीं देता। समस्या पैसे की कमी नहीं, बल्कि इच्छाओं के लगातार बढ़ते जाने की भी हो सकती है। तुलना हमारी इच्छाओं को बढ़ाती है। मान लीजिए आपकी आय पहले से दुगनी हो गई। आप खुश हैं, लेकिन अचानक आपको पता चलता है कि आपके किसी मित्र की आय आपकी आय से 3 गुना है। अब आपका ध्यान अपनी प्रगति पर नहीं रहेगा, बल्कि उस व्यक्ति से तुलना पर चला जाएगा। यहीं से असंतोष शुरू होता है। दुनिया की सफलता देखकर प्रेरणा मिलना अच्छी बात है, लेकिन यदि हर समय तुलना ही होती रहे तो संतोष कभी नहीं मिलेगा। बस थोड़ा और की मानसिकता बहुत से लोग सोचते हैं, बस यह लक्ष्य पूरा हो जाए, फिर मैं आराम से जीऊँगा। लेकिन लक्ष्य पूरा होते ही नया लक्ष्य सामने आ जाता है। यह दौड़ खत्म नहीं होती। यदि व्यक्ति तय ही नहीं करता कि उसके लिए काफ़ी क्या है, तो वह ज़िंदगी भर भागता रह सकता है। लालच हमेशा बहुत बड़े रूप में नहीं आता। लालच का मतलब केवल बहुत अधिक धन कमाने की इच्छा नहीं है। कई बार यह इस रूप में भी आता है, जैसे थोड़ा और नाम, थोड़ा और सम्मान, थोड़ा और बड़ा घर, थोड़ा और महंगी गाड़ी, थोड़ा और बैंक बैलेंस। हर बार लगता है कि अगली उपलब्धि हमें पूरी तरह संतुष्ट कर देगी, लेकिन कुछ समय बाद ही वह उपलब्धि सामान्य लगने लगती है। जब सफलता ही जोखिम बन जाती है, तो कई लोग एक सीमा पर पहुंचकर भी रुकना नहीं चाहते। वे पहले से सुरक्षित और सफल होते हैं, लेकिन अधिक पाने की चाह में ऐसे जोखिम लेने लगते हैं जिनकी वास्तव में आवश्यकता नहीं होती। कभी-कभी एक अतिरिक्त लाभ पाने की कोशिश में व्यक्ति वह सब खो देता है जो उसने वर्षों की मेहनत से बनाया था। इसलिए समझदारी केवल कमाने में नहीं, बल्कि यह जानने में भी है कि रुकना कहाँ चाहिए। पर्याप्त तय करना क्यों जरूरी है? यदि आपके पास यह स्पष्ट नहीं है कि आपके लिए पर्याप्त क्या है, तो समाज हमेशा आपको यह महसूस कराएगा कि आपके पास अभी भी कम है। सोशल मीडिया, विज्ञापन, दूसरों की जीवन शैली देखकर ऐसा लग सकता है कि हर कोई आपसे आगे है, लेकिन हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ, जिम्मेदारियाँ और लक्ष्य अलग होते हैं।
इसलिए पर्याप्त की परिभाषा भी हर व्यक्ति के लिए अलग होगी। असली सफलता क्या है? बहुत अधिक कमाना सफलता हो सकती है, लेकिन अपनी ज़रूरतों, इच्छाओं और जीवन के बीच संतुलन बना लेना उससे भी बड़ी सफलता है। यदि व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, लेकिन मन में कभी संतोष नहीं है, तो वह हमेशा कमी का अनुभव करेगा। वही यदि कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को समझता है और अपनी सीमाएं तय कर लेता है, तो वह कम साधनों में भी संतुष्ट रह सकता है। यह अध्याय हमें यह नहीं कहता कि महत्वाकांक्षा छोड़ दी जाए। महत्वाकांक्षा प्रगति के लिए आवश्यक है, लेकिन महत्वाकांक्षा और असीम लालच के बीच बहुत पतली रेखा होती है। जब बेहतर जीवन की चाह कभी भी पर्याप्त नहीं है कि मानसिकता में बदल जाती है, तब व्यक्ति अपने वर्तमान का आनंद खो देता है। इस अध्याय का केंद्रीय संदेश यह है कि धन कमाने से पहले यह तय करना उतना ही महत्वपूर्ण है कि आपके लिए पर्याप्त कितना है। यदि पर्याप्त की कोई सीमा नहीं होगी, तो इच्छाएं हमेशा आय से तेज दौड़ेंगी। लेकिन यदि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं, मूल्यों और जीवन के उद्देश्यों को समझकर सीमा तय कर ले, तो धन उसके लिए तनाव का नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का साधन बन सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति ने पूरी जिंदगी में कोई बहुत बड़े जोखिम नहीं लिए, कोई जादुई निवेश नहीं किया, लेकिन फिर भी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गया, तो शायद आपको विश्वास ना हो। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बड़ी सफलता का मतलब है कि कोई बहुत बड़ा आइडिया, असाधारण प्रतिभा, जहाँ एक ही बार में बहुत बड़ा फायदा। लेकिन लेखक कहते हैं कि वास्तविकता अक्सर इससे बिल्कुल अलग होती है। बहुत बड़ी सफलता कई बार एक छोटे से लाभ के लंबे समय तक जुड़ते रहने का परिणाम होती है। यही है चक्रवृद्धि का सिद्धांत। चक्रवृद्धि केवल पैसों में नहीं, जीवन में भी काम करता है। जब लोग कंपाउंडिंग शब्द सुनते हैं, तो उनके दिमाग में सबसे पहले बैंक, ब्याज या शेयर मार्केट आता है। लेकिन कंपाउंडिंग केवल पैसों तक सीमित नहीं है। यह आदतों में भी काम करता है, ज्ञान में भी, रिश्तों में भी और स्वास्थ्य में भी। यदि आप रोज 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तो 1 साल बाद आपका परिणाम आज से बिल्कुल अलग हो सकता है। इसी तरह रोज छोटी छोटी गलतियां भी समय के साथ बड़े नुकसान में बदल सकती हैं। लोग कंपाउंडिंग की ताकत को कम आंकते हैं। हमारा दिमाग सीधी रेखा को आसानी से समझ लेता है। हर साल 1 लाख बढ़े तो अनुमान लगाना आसान है। लेकिन जब पैसा हर साल पहले से बढ़े हुए पैसे पर भी बढ़ने लगे, तब वृद्धि सीधी नहीं रहती, वह धीरे धीरे तेज हो जाती है। शुरुआत में परिणाम बहुत छोटे दिखाई देते हैं। इसी वजह से अधिकांश लोग बीच में ही धैर्य खो देते हैं। उन्हें लगता है कि मेहनत का कोई फायदा नहीं हो रहा, जबकि वास्तव में सबसे बड़ा बदलाव अक्सर बाद के वर्षों में दिखाई देता है। धैर्य कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा साथी है। मान लीजिए 2 लोग निवेश करते हैं। पहला व्यक्ति हर 6 महीने में अपना निवेश बदलता रहता है। दूसरा व्यक्ति अपनी अच्छी योजना बनाकर कई वर्षों तक उसी पर बना रहता है। संभव है कि शुरुआत में दोनों के परिणाम लगभग समान हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, दूसरे व्यक्ति को कंपाउंडिंग का लाभ मिलने लगेगा।
यही कारण है कि लंबे समय तक टिके रहना कई बार तेजी से आगे बढ़ने से अधिक महत्वपूर्ण होता है। बड़ी सफलता अक्सर धीरे-धीरे बनती है। हम सोशल मीडिया पर केवल अंतिम परिणाम देखते हैं। हमें कोई सफल लेखक दिखता है, कोई बड़ा उद्योगपति दिखता है, कोई प्रसिद्ध निवेशक दिखता है, लेकिन हम उनके शुरुआती 20 से 30 साल नहीं दिखाई देते। हमें वह समय नहीं दिखता जब छोटे-छोटे प्रयास लगातार जुड़ रहे थे। जब परिणाम छोटे थे, तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही कंपाउंडिंग का असर तेज हुआ, तो लोगों को लगा कि सफलता अचानक मिल गई। वास्तव में वह सफलता वर्षों के लगातार प्रयासों का परिणाम थी। छोटी-छोटी गलतियां भी कंपाउंडिंग करती है। जैसे अच्छी आदतें समय के साथ बड़ा लाभ देती हैं, वैसे ही बुरी आदतें भी समय के साथ बड़ा नुकसान करती हैं। रोज थोड़ा सा अनावश्यक खर्च, रोज थोड़ा सा टालम-टोल, रोज थोड़ा सा अनुशासन की कमी। शुरुआत में इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं दिखता, लेकिन कई वर्षों बाद यदि छोटी बातें बड़े परिणाम पैदा करती हैं। इसलिए कंपाउंडिंग केवल सफलता का नहीं, असफलता का भी नियम है। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। ज़्यादातर लोग अधिक रिटर्न के पीछे भागते हैं, लेकिन लेखक का कहना है कि कई बार अधिक रिटर्न से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अधिक समय तक निवेशित रहना। यदि किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त समय है, तो सामान्य रिटर्न भी बहुत अच्छा परिणाम दे सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति बार-बार शुरुआत करता है, निवेश रोक देता है, या हर गिरावट से घबरा जाता है, तो कंपाउंडिंग की पूरी शक्ति टूट जाती है। जल्दी अमीर बनने की चाह सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। आज के समय में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कुछ महीनों में बड़ी सफलता मिल जाए, लेकिन कंपाउंडिंग का नियम धैर्य मांगता है। जो व्यक्ति हर समय जल्दी परिणाम चाहता है, वह अक्सर बीच में ही रणनीति बदल देता है और हर बार नई शुरुआत करने से कंपाउंडिंग फिर से शून्य से शुरू हो जाती है। कंपाउंडिंग का सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। रोज 20 मिनट पढ़ना कई वर्षों में गहरा ज्ञान बन जाता है। रोज थोड़ी बचत लंबे समय में बड़ी पूंजी बन सकता है। रोज का व्यायाम वर्षों में बेहतर स्वास्थ्य देता है। रोज सीखी गई नई बात करियर बदल सकती है। छोटे कदम जब लंबे समय तक दोहराए जाते हैं, तो असाधारण परिणाम होते हैं। इस अध्याय का केंद्रीय संदेश यह है कि बड़ी सफलता अक्सर किसी एक बड़े निर्णय का परिणाम नहीं होती, बल्कि लंबे समय तक किए गए छोटे सही और लगातार प्रयासों का परिणाम होती है। कंपाउंडिंग का जादू तुरंत दिखाई नहीं देता, इसलिए अधिकांश लोग उसे बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं, समय को अपना साथी बनाते हैं और लगातार सही दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं, वही अंत में सबसे बड़े परिणाम को प्राप्त करते हैं। अगले अध्याय में लेखक बताते हैं कि अमीर बनना और अमीर बने रहना दोनों अलग बातें हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़्यादा मुश्किल क्या है, अमीर बनना या फिर अमीर बने रहना? अधिकतर लोग कहेंगे कि अमीर बनना, लेकिन लेखक कहते हैं कि कई बार अमीर बने रहना उससे भी ज़्यादा कठिन होता है। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने बहुत धन कमाया, लेकिन कुछ वर्षों बाद सब कुछ खो गया। दूसरी ओर कुछ लोग बहुत तेजी से अमीर नहीं बने, लेकिन उन्होंने जो कमाया उसे पूरी जिंदगी संभाल कर रखा और धीरे धीरे अपनी संपत्ति बढ़ाते गए। यहीं से इस अध्याय का मुख्य विचार शुरू होता है। पैसा कमाने और पैसा बचाने के लिए
अलग गुण चाहिए। धन कमाने के लिए साहस, जोखिम लेने की क्षमता और अवसर पहचानने की समझ की जरूरत होती है। लेकिन धन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए अलग गुण चाहिए। धैर्य, अनुशासन, विनम्रता, संयम और यह स्वीकार करना कि भविष्य हमेशा अनिश्चित रहेगा। यही कारण है कि जो गुण आपको अमीर बनाते हैं वही हमेशा आपको अमीर बनाए रखते हैं। सफलता मिलने के बाद सबसे बड़ा खतरा, जब किसी व्यक्ति को लगातार सफलता मिलने लगती है तो उसके भीतर एक विश्वास पैदा हो सकता है कि अब उसके हर फैसले सही होंगे। धीरे धीरे यह आत्मविश्वास अहंकार में बदल सकता है। फिर वह पहले से अधिक बड़े जोखिम लेने लगता है। उसे लगता है कि इस बार भी सब कुछ उसके अनुसार ही होगा। लेकिन बाजार, व्यापार और जीवन किसी एक व्यक्ति के अनुसार नहीं चलता। जब परिस्थितियां बदलती हैं तो यह अति आत्मविश्वास सबसे बड़ा नुकसान बन सकता है। भविष्य हमेशा निश्चित रहेगा। कोई भी व्यक्ति भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। सबसे अनुभवी निवेशक भी हर बार सही नहीं होते। इसलिए समझदारी इस बात में नहीं है कि आप भविष्य को पूरी तरह पहचान लें। समझदारी इस बात में है कि आप ऐसे निर्णय लें जिनमें अगर भविष्य आपकी उम्मीद के अनुसार न भी चले तब भी आप पूरी तरह बर्बाद न हो। जीवित रहना सबसे बड़ी रणनीति है। लेखक के अनुसार निवेश और धन प्रबंधन का पहला नियम है, पहले खेल में बने रहो। यदि आप एक ही गलत निर्णय में अपनी पूरी पूंजी खो देते हो तो आपके पास भविष्य के अवसरों का लाभ उठाने का मौका ही नहीं बचेगा। इसीलिए कई बार थोड़ा कम लाभ लेना लंबे समय तक टिके रहना बहुत अधिक लाभ कमाने की कोशिश से बेहतर होता है। बड़ी गलती एक ही बार में होती है। अधिकतर लोग धीरे धीरे गरीब नहीं बनते, वे एक बहुत बड़े गलत निर्णय की वजह से सब कुछ खो देते हैं। जैसे पूरी पूंजी एक ही जगह लगा देना, बहुत अधिक कर्ज लेना, बिना तैयारी के बहुत बड़ा जोखिम लेना, अधिक सफलता को हमेशा के लिए निश्चित मान लेना। ऐसी एक गलती वर्षों की मेहनत खत्म कर सकती है। विनम्रता क्यों जरूरी है? जो व्यक्ति यह मानता है कि वह सब कुछ जानता है वही सबसे बड़ा जोखिम उठाता है। लेकिन जो व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि भविष्य अनिश्चित है और उससे भी गलतियां हो सकती हैं, वही सावधानी से निर्णय लेता है। विनम्रता का मतलब खुद को कमजोर समझना नहीं है। इसका मतलब है यह समझना कि दुनिया हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। बचाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना विकास। ज्यादातर लोग केवल इस बात पर ध्यान देते हैं कि पैसा कैसे बढ़ाया जाए, लेकिन बहुत कम लोग इस बात पर सोचते हैं कि जो पैसा है उसे सुरक्षित कैसे रखा जाए। धन बनाना और धन की रक्षा करना दोनों बराबर महत्वपूर्ण है। यदि आप केवल कमाने पर ध्यान देंगे और सुरक्षा की अनदेखी करेंगे तो एक बड़ी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। धन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए धैर्य सबसे बड़ा रहस्य है। बार बार अपनी योजना न बदलना, हर छोटी खबर पर घबराकर निर्णय न लेना, हर नए अवसर के पीछे भागने की बजाय अपनी रणनीति पर टिके रहना। समय और अनुशासन मिलकर वही काम करते हैं जो केवल बुद्धिमत्ता नहीं कर सकती। धन केवल अधिक से अधिक पैसा इकट्ठा करने का साधन नहीं है। धन का उद्देश्य आपको सुरक्षा देना, विकल्प देना और मानसिक शांति देना भी है।
यदि अधिक लाभ कमाने की कोशिश में आपकी शांति ही खत्म हो जाए तो धन का मूल उद्देश्य पूरा नहीं होता। धन कमाना एक उपलब्धि है, लेकिन उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखना एक अलग कला है। जो व्यक्ति धैर्य, अनुशासन, विनम्रता और जोखिम को समझते हुए निर्णय लेता है, वही लंबे समय तक अपनी संपत्ति को बनाए रखता है। कई बार सबसे सफल व्यक्ति भी वह नहीं होता जो सबसे अधिक कमाता है, बल्कि वह होता है जो कठिन समय में भी अपने धन और अपने निर्णयों और अपने संतुलन को बनाए रखता है। हम अक्सर यह मानते हैं कि सफल लोग इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के हर निर्णय सही लिए। हमें लगता है कि उनकी हर निवेश योजना सफल रही होगी, उनका हर व्यवसाय चला होगा और उनकी हर कोशिश ने उन्हें आगे बढ़ाया होगा। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। दुनिया के अधिकांश सफल लोगों की जिंदगी में भी असफलताएं, गलत फैसले और नुकसान होते हैं। फिर भी वे सफल होते हैं क्योंकि उनकी कुछ बहुत बड़ी सफलताएं उनकी बाकी सभी असफलताओं से कहीं अधिक प्रभावशाली होती हैं। हर प्रयास सफल होना जरूरी नहीं। मान लीजिए कोई उद्यमी नए 10 बिजनेस शुरू करता है, उनमें से 7 पूरी तरह सफल हो जाते हैं, 2 सामान्य सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन एक बिजनेस इतना बड़ा बन जाता है कि बाकी सभी नुकसानों की भरपाई कर देता है। बाहर से देखने वाला केवल अंतिम सफलता देखता है, उसे यह नहीं दिखता कि उस एक सफलता के पीछे कितनी असफलताएं थी। यही बात निवेश, करियर, लेखन, विज्ञान और कला हर क्षेत्र में लागू होती है। जीवन में परिणाम बराबर नहीं होते। हमारा दिमाग मानता है कि हर मेहनत का लगभग समान परिणाम मिलेगा, लेकिन वास्तविक दुनिया में ऐसा नहीं होता। कभी-कभी एक छोटा सा निर्णय जीवन बदल देता है। एक सही निवेश, एक सही अवसर, एक सही व्यक्ति से मुलाकात, एक सही विचार, ये एक घटनाएं कई वर्षों की मेहनत से भी बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। बड़ी सफलता अक्सर कुछ ही लोगों या कुछ ही निर्णयों से आती है। किसी बड़ी कंपनी की आय का बड़ा हिस्सा अक्सर उसके कुछ ही उत्पादों से आता है। किसी लेखक की प्रसिद्धि उसकी 1-2 पुस्तकों से बन जाती है। किसी अभिनेता के करियर में एक फिल्म सब कुछ बदल देती है। इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी प्रयास बेकार थे, बल्कि वे सभी प्रयास बड़ी सफलता तक पहुंचने का रास्ता थे। असफलता सफलता का हिस्सा है। बहुत से लोग पहली या दूसरी असफलता के बाद हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि वे इस काम के लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन यदि वे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो संभव है कि अगला प्रयास उनकी पूरी दिशा बदल सकता है। सफल लोग असफल नहीं होते, ऐसा नहीं है। सफल लोग असफलताओं के बावजूद प्रयास करना बंद नहीं करते। मान लीजिए किसी निवेशक ने 20 कंपनियों में निवेश किया। हो सकता है कि उसमें से 15 कंपनियां बहुत सामान्य प्रदर्शन करें, 3 नुकसान करा दें, लेकिन 2 कंपनियां इतनी तेजी से बढ़ जाए कि पूरा पोर्टफोलियो शानदार बन जाए। यही कारण है कि अनुभवी निवेशक हर छोटे नुकसान से घबराते नहीं। वे जानते हैं कि कभी-कभी एक बड़ी सफलता ही वर्षों का परिणाम बदल देती है। पूर्णता की तलाश में नुकसान पहुंचा सकती है। कई लोग चाहते हैं कि उनका हर निर्णय सही हो, लेकिन वास्तविक जीवन में यह संभव नहीं है।
यदि आप केवल तब ही निर्णय लेंगे जब सफलता की पूरी गारंटी हो, तो शायद आप कभी शुरुआत ही नहीं करेंगे। बेहतर यह है कि छोटी-छोटी असफलताओं को स्वीकार किया जाए और लंबे समय तक सही दिशा में प्रयास को जारी रखा जाए। कई बार हमें वर्षों तक कोई बड़ा परिणाम नहीं दिखता, फिर अचानक एक अवसर आता है जो हमारी पूरी मेहनत का फल दे देता है। यदि व्यक्ति बीच में ही हार मान ले, तो वह उस अवसर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए धैर्य केवल कंपाउंडिंग के लिए ही नहीं है, बल्कि जीवन के हर बड़े लक्ष्य के लिए आवश्यक है। हम किसी सफल व्यक्ति को देखकर कहते हैं, उसे तो बहुत आसानी से सफलता मिल गई, लेकिन हम उनके असफल प्रयास नहीं देखते। हम केवल वह एक बड़ी जीत देखते हैं जो उसे प्रसिद्ध बना देती है। इसलिए दूसरों के परिणाम देखकर अपनी यात्रा का मूल्यांकन करना उचित नहीं है। इस अध्याय का संदेश यह नहीं है कि बिना सोचे समझे जोखिम उठाइए। संदेश यह है कि यदि आपका आधार मजबूत है और आप सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो हर छोटी असफलता से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में कई बार आपकी एक सही कोशिश, एक सही निर्णय या एक सही अवसर आपकी पिछली अनेक गलतियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि पैसे का सबसे बड़ा लाभ क्या है, ज़्यादातर लोग कहेंगे बड़ा घर, महंगी गाड़ी, विदेश यात्रा और शानदार जीवन शैली। लेकिन लेखक का उत्तर इन सबसे अलग है। उनके अनुसार पैसे का सबसे बड़ा लाभ यह नहीं है कि आप क्या खरीद सकते हैं, बल्कि यह है कि आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। यही है स्वतंत्रता। लेखक कहते हैं कि पैसा आपको केवल चीजें नहीं देता, बल्कि वह आपको समय पर नियंत्रण, निर्णय लेने की आज़ादी और नए कहने की क्षमता देता है। यही धन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। सबसे मूल्यवान चीज पैसा नहीं, समय है। हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे होते हैं। जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आ सकता। यदि आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन अपना समय नियंत्रण करने की आज़ादी नहीं है, तो क्या आप वास्तव में स्वतंत्र हैं? बहुत से लोग अधिक पैसा कमाने के लिए अपना पूरा समय बेच देते हैं। धीरे धीरे उनके पास पैसा तो बढ़ जाता है, लेकिन अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने पसंद की चीज़ों के लिए समय नहीं बचता। ऐसी स्थिति में धन होने के बावजूद व्यक्ति भीतर से संतुष्ट नहीं होता। तो असल अमीरी क्या है? अक्सर लोग अमीरी को महंगी चीज़ों से जोड़ते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि असल अमीरी यह है कि आप कब काम करेंगे, इसका निर्णय आप लें। किसके साथ काम करेंगे, यह आप तय करें। और किस काम को मना करना है, यह भी आप तय कर सकें। यदि आपके पास यह स्वतंत्रता है, तो आप वास्तव में धन को सबसे अधिक लाभ प्राप्त कर चुके हैं। जीवन में कई बार हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें पैसों की ज़रूरत होती है। लेकिन यदि आप अपने समय के साथ आर्थिक सुरक्षा बना ली है, तो आप गलत अवसरों, गलत लोगों और अनावश्यक दबावों को ना कह सकते हैं। यह ना कहने की क्षमता ही आर्थिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा संकेत है। स्वतंत्रता केवल अमीर लोगों के लिए नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि स्वतंत्रता केवल करोड़पतियों को मिलती है। लेखक ऐसा नहीं मानते। यदि आपकी ज़रूरतें सीमित हैं, आपके खर्च नियंत्रित हैं, आपने कुछ आर्थिक सुरक्षा बना ली है,
तो कम आय में भी आप पहले से अधिक स्वतंत्र हो सकते हैं। दूसरी ओर बहुत अधिक कमाने वाला व्यक्ति भी पूरी तरह बंधा हुआ हो सकता है यदि उनके खर्च और जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती जाएं। अधिक कमाई और अधिक आज़ादी हमेशा एक जैसी नहीं होती। कई लोग अपनी आय बढ़ाने के लिए ऐसी नौकरी जहां व्यवसाय चुनते हैं जिसमें बहुत अधिक तनाव, समय और दबाव होता है। उनके बैंक खाते में पैसा बढ़ता है, लेकिन उनके पास अपने लिए समय नहीं होता। इसलिए केवल आय बढ़ाना ही सफलता नहीं है। महत्वपूर्ण यह भी है कि उस आय की कीमत आप किस रूप में चुका रहे हैं। कल्पना कीजिए कि दो लोग, पहला व्यक्ति महीने में 5 लाख रुपए कमाता है, लेकिन हर दिन 14 घंटे काम करता है और छुट्टी भी मुश्किल से मिलती है। दूसरा व्यक्ति कम कमाता है, लेकिन उसके पास अपने परिवार, स्वास्थ्य, पढ़ाई और रुचियों के लिए पर्याप्त समय है। लेखक कहते हैं कि दूसरे व्यक्ति के पास जीवन की एक संपत्ति है, एक ऐसी संपत्ति है जिसे केवल पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। पैसा चिंता कम कर सकता है, पैसा हर समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन यह कई अनावश्यक चिंताओं को कम कर सकता है। यदि अचानक कोई बीमारी आ जाए, यदि नौकरी चली जाए, यदि कोई आपातकालीन खर्च आ जाए, तो आर्थिक सुरक्षा आपको घबराने की बजाय सोच समझकर निर्णय लेने का अवसर देती है। यही कारण है कि धन का एक बड़ा उद्देश्य मानसिक शांति भी है। स्वतंत्रता और खुशी का संबंध। बहुत से मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में यह पाया गया है कि लोग तब अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं जब उन्हें अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने का अवसर मिलता है। यदि व्यक्ति हर समय दूसरों के आदेश, समय सारणी और दबाव के अनुसार जी रहा है, तो धीरे धीरे उसकी खुशी कम होने लगती है। धन का सबसे अच्छा उपयोग यही है कि वह आपको जीवन के नियंत्रण को वापस दे देता है। धन कमाने का लक्ष्य केवल अधिक से अधिक वस्तुएं खरीदना नहीं होना चाहिए। यदि पैसा आपको समय, मानसिक शांति, विकल्प और स्वतंत्रता नहीं दे रहा, तो उसके उद्देश्य पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है। कई बार कम कमाकर भी स्वतंत्र जीवन जीना अधिक कमाकर हर समय दबाव में रहने से बेहतर हो सकता है। इस चैप्टर का केंद्रीय संदेश यह है कि धन का सबसे बड़ा मूल्य उसकी खरीदने की क्षमता में नहीं, बल्कि उसकी आपकी स्वतंत्रता को बढ़ाने की क्षमता में है। जब पैसा आपको अपने समय पर नियंत्रण, अपने निर्णय स्वयं लेने की शक्ति और अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीने की आज़ादी देता है, तभी वह वास्तव में आपके जीवन को समृद्ध बनाता है। यही आर्थिक सफलता का सबसे गहरा और स्थायी अर्थ है। कल्पना कीजिए कि सड़क पर एक व्यक्ति करोड़ों रुपए की एक नई लग्जरी कार लेकर निकलता है। लोग उसकी कार को देखते हैं और सोचते हैं, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। लेकिन क्या सचमुच लोग उस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे होते हैं? लेखक कहते हैं अधिकतर मामलों में ऐसा नहीं होता। असल में लोग कार देखकर उसके मालिक की नहीं, बल्कि अपने बारे में सोच रहे होते हैं। वे कल्पना करते हैं कि मेरे पास ऐसी कार होती तो लोग मेरी कितनी तारीफ करते। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हम लोगों को नहीं, उनके माध्यम से खुद को देखते हैं। जब कोई महंगी कार, बड़ा घर या बड़ी गाड़ी देखता है, जब कोई महंगी कार, बड़ा घर
महंगी घड़ी खरीदता है तो उसे लगता है कि लोग उसकी सफलता से प्रभावित होंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश लोग कुछ सेकंड देखकर फिर अपनी ही जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। हर व्यक्ति अपनी चिंताओं, अपने लक्ष्यों और अपने जीवन के बारे में ज़्यादा सोचता है। दूसरे लोग हमारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना हम मान लेते हैं। लोग आपकी चीज़ों को नहीं, अपनी इच्छाओं की प्रशंसा करते हैं। मान लीजिए किसी के पास बहुत महंगी घड़ी है। आप घड़ी देखकर सोच सकते हैं, यह कितनी सुंदर है। लेकिन अगले ही पल आपका मन यह सोचने लगता है कि अगर मेरे पास ऐसी घड़ी होती तो कैसा लगता। ध्यान दीजिए, आपका ध्यान उस व्यक्ति पर नहीं बल्कि अपनी कल्पना पर चला गया। यही बात कार, घर, कपड़े और अन्य महंगी वस्तुओं पर भी लागू होती है। दिखावे की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। यदि हम केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसे खर्च करते हैं तो यह दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। आज लोग आपकी नई कार की तारीफ करेंगे, कुछ समय बाद वही कार सामान्य लगने लगेगी। फिर आपको उससे भी महंगी कार चाहिए होगी। इसके बाद और बड़ा घर, फिर और महंगी जीवन शैली। इस तरह व्यक्ति पूरी जिंदगी दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए पीछे भागता रहता है। सम्मान खरीदा नहीं जा सकता। बहुत से लोग मानते हैं कि महंगी चीजें खरीदकर उन्हें सम्मान मिलेगा, लेकिन वास्तविक सम्मान व्यक्ति के चरित्र, व्यवहार, ईमानदारी और योगदान से मिलता है। पैसा लोगों का ध्यान कुछ समय के लिए आकर्षित कर सकता है, लेकिन सम्मान, विश्वास केवल व्यक्तित्व से कमाया जाता है। धन का उपयोग किस लिए होना चाहिए? लेखक कहते हैं कि धन का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना नहीं होना चाहिए। यदि आप केवल यह दिखाने के लिए खर्च कर रहे हैं कि आप सफल हैं, तो हो सकता है कि आपकी अपनी वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता खो दें। कई लोग बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और महंगी चीजें खरीद लेते हैं, लेकिन उन पे बहुत भारी कर्ज होता है। बाहर से वे अमीर दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से वे आर्थिक दबाव में जी रहे होते हैं। असली संपत्ति दिखाई नहीं देती। किसी व्यक्ति का बैंक बैलेंस, उनका निवेश, उनकी बचत और उनकी आर्थिक सुरक्षा सड़क पर दिखाई नहीं देती। जो दिखाई देता है वह केवल खर्च किया हुआ पैसा है। यही कारण है कि हम अक्सर किसी की संपत्ति का गलत अनुमान लगा लेते हैं। जो सबसे अधिक दिख रहा है वह शायद सबसे अधिक खर्च कर रहा है, और जो सबसे कम दिख रहा है हो सकता है वही सबसे अधिक संपन्न हो। जब हम दूसरों की जीवन शैली देखकर अपनी खुशी तय करने लगते हैं, तब हम अपनी जरूरतों को भूल जाते हैं। हर व्यक्ति की आय, जिम्मेदारियां और लक्ष्य अलग होते हैं, फिर भी हम केवल बाहरी चीजों की तुलना करते हैं। यही तुलना हमें अनावश्यक खर्च और असंतोष की ओर ले जाती है। लेखक यह नहीं कहना चाहते कि अच्छी चीजें खरीदना गलत है। वे केवल यह कहते हैं कि यदि आपका उद्देश्य केवल दूसरों को प्रभावित करना है तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं होते। लेकिन यदि आपका उद्देश्य अपनी जरूरत, सुविधा और खुशी के अनुसार निर्णय लेना है, तो आपका पैसा आपके लिए अधिक उपयोगी होगा। जब भी आप कोई भी खरीदारी करें, अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं यह चीज़ अपनी ज़रूरत और खुशी के लिए खरीद रहा हूँ, या केवल इसलिए कि दूसरे लोग मुझे सफल समझें? यदि उत्तर दूसरा है, तो हो सकता है कि आप दूसरों की नज़रों में अमीर दिखने के लिए अपनी वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता को कम कर रहे हों। इस अध्याय का केंद्रीय संदेश यह है कि ज़्यादातर लोग
आपकी संपत्ति से उतना प्रभावित नहीं होते जितना आप सोचते हैं। वे आपकी चीज़ों को देखकर अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में नहीं। इसलिए धन का उपयोग दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को अधिक सुरक्षित, स्वतंत्र और अर्थपूर्ण बनाने के लिए करना चाहिए। यही लंबे समय की आर्थिक समझदारी है। यदि मैं आपसे पूछूं कि किसी अमीर व्यक्ति को कैसे पहचाना जाए, तो शायद आप कहेंगे बड़ा बंगला, महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, शानदार ऑफिस, लग्जरी छुट्टियां। हम अक्सर इन्हीं चीज़ों को देखकर तय कर लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बहुत अमीर है। जब भी बचत की बात होती है तो ज़्यादातर लोग एक ही बात कहते हैं, अगर मेरी आय बढ़ जाएगी तब मैं बचत करना शुरू करूंगा। लेकिन क्या वास्तव में बचत केवल ज़्यादा कमाने वाले के लिए होती है? लेखक के अनुसार बचत का संबंध केवल आय से नहीं बल्कि व्यवहार से है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बहुत कम कमाते हुए भी नियमित बचत करते हैं, और ऐसे भी हैं जो करोड़ों कमाने के बाद भी हमेशा पैसों की कमी महसूस करते हैं। यही इस अध्याय का मुख्य विचार है। बचत आय से पहले एक आदत है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बचत तब होगी जब कमाई बढ़ेगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि कोई व्यक्ति आज अपनी आय का थोड़ा हिस्सा भी नहीं बचा पा रहा, तो यह जरूरी नहीं कि आय दुगनी होने पर वह बचत करने लगे। अक्सर आय बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ जाते हैं। नई कार, बड़ा घर, महंगे कपड़े, महंगा मोबाइल, और कुछ समय बाद फिर वही स्थिति, कमाई ज़्यादा लेकिन बचत बहुत कम। इसलिए लेखक कहते हैं कि पहले आदत बनाइए, फिर आय बढ़ाइए। बचत केवल भविष्य के खर्चों के लिए नहीं होती। ज़्यादातर लोग बचत को केवल किसी बड़े खर्च से जोड़ते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि बचत का सबसे बड़ा उद्देश्य स्वतंत्रता है। यदि आपके पास बचत है, तो आपके पास विकल्प है। आप किसी गलत नौकरी में केवल पैसों के कारण नहीं फंसे रहेंगे। आप नए अवसरों का लाभ उठा सकेंगे। आप अचानक आने वाली कठिन परिस्थितियों का सामना बिना घबराए कर सकेंगे। बचत आपको केवल पैसा नहीं देती, बल्कि निर्णय लेने की आज़ादी भी देती है। हर खर्च जरूरी नहीं होता। आज की दुनिया में हमें हर दिन यह महसूस कराया जाता है कि हमें कुछ नया खरीदना चाहिए। नई कार, नया फ़ोन, नए कपड़े। धीरे धीरे हमारी इच्छाएं हमारी ज़रूरतों से बड़ी हो जाती हैं। यदि आप हर इच्छा को ज़रूरत मान लेंगे, तो बचत करना लगभग असंभव हो जाएगा। बचत का मतलब केवल पैसे जमा करना नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि बचत का मतलब जीवन का आनंद न लेना, लेकिन इन लेखक ऐसा नहीं कहते। वे कहते हैं कि बचत का अर्थ है आज हर पैसा खर्च करने की बजाय भविष्य के लिए कुछ हिस्सा सुरक्षित रखना, यानी वर्तमान और भविष्य के बीच संतुलन बनाना। भविष्य हमेशा निश्चित है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अगले 5 या 10 वर्षों में क्या होगा। नौकरी बदल सकती है, व्यवसाय में नुकसान हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है, परिवार में कोई आपातकालीन स्थिति बन सकती है। यदि आपके पास बचत है तो इन परिस्थितियों का सामना करना आसान हो सकता है। इसलिए बचत केवल आर्थिक निर्णय नहीं, बल्कि मानसिक शांति का आधार है। बचत आत्मसम्मान भी देती है। जब किसी व्यक्ति के पास आर्थिक सुरक्षा होती है, तो उसके निर्णय बदल सकते हैं। यह केवल मजबूरी में हर काम स्वीकार नहीं करता, बल्कि वह अपने मूल्यों के अनुसार निर्णय लेने की स्थिति में आता है।
कई बार थोड़ी सी बचत भी व्यक्ति को इतना आत्मविश्वास दे देती है कि वह अपने जीवन की दिशा बदल सके। ज़्यादा कमाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कम खर्च करना। यदि दो व्यक्तियों की आय समान है, एक अपनी पूरी आय खर्च कर देता है, दूसरा अपनी आय का 20% बचा लेता है। कुछ वर्षों बाद दोनों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग होगी। यह अंतर केवल आय का नहीं है, बल्कि आदत का होगा। बचत और निवेश साथ साथ चलते हैं। बचत पहला कदम है, निवेश दूसरा। यदि बचत ही नहीं होगी तो निवेश भी नहीं हो पाएगा। इसलिए संपत्ति बनाने की शुरुआत हमेशा बचत से होती है। जब व्यक्ति हर महीने नियमित बचत करता है, तो उसके भीतर अनुशासन विकसित होता है। वह हर इच्छा पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। धीरे धीरे यही अनुशासन निवेश, करियर और जीवन की अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगता है। यदि आप आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले बचत को अपनी पहचान बनाएं। बचत इस बात का इंतजार नहीं करती कि आपकी आय कितनी है। वह इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है, वही लंबे समय में वास्तविक संपत्ति बना सकता है। जो व्यक्ति अपनी कमाई का एक हिस्सा नियमित रूप से बचाता है, वह केवल पैसा नहीं जोड़ता, बल्कि अपने भविष्य के लिए सुरक्षा, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास और नए अवसर भी इकट्ठे करता है। यही आदत धीरे धीरे आर्थिक समृद्धि की नींव बनाती है।